मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, मैंने CFA किया है, तो मैं ये भी कर दूंगा। इसी वजह से मैंने आपका कोर्स भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया और पहले अवॉइड किया कि कोई नहीं, मैं खुद कर लूँगा। फिर सर जब बाद में पता लगा कि कंपनीज़ की ये रिक्वायरमेंट है, कंपनीज़ ये स्किल्स चाहती हैं, तब मैं सर आपके पास आया। एंड सर इट वाज अ डे एंड नाइट डिफरेंस। इतना ज़्यादा फर्क है प्रैक्टिकल चीज़ों में और थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ा हुआ है। बहुत फ़र्क है। What was your typical routine? Say 21 days before your CFA exam, what was your routine? सर मैं लगभग 5:30 उठ जाता था Morning में? हाँ। Okay. सर 6 बजे मैं पढ़ने बैठता था Okay. एंड लगभग 9 बजे तक मैं पढ़ता था। Okay. सर फिर अपना कॉलेज चला जाता था 10 बजे के आसपास। एंड सर वहाँ पे टिपिकली मैं 2 बजे तक ही रहता था कॉलेज में? हाँ। 10 to 2? हाँ ठीक है। आगे सर कभी अगर 2 घंटे बाद एक क्लास हुई तो वो मिस करता था मैं। आगे का क्या प्लान है? सर अभी यही है मेरे आगे के प्लान। सर अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग में मेरी जॉब है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है एंड सर CFA करना है लॉन्ग एंड सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ट्रांजिशन करना है, थोड़ा को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोफाइल में उस तरह से काम है। यस। Hello friends, welcome back to the channel. Today I have a special guest, and why I say special is because I've been teaching for last 16 years, and I've seen a generational shift. You know, I've taught a new generation now, and today I have with me Milind Gogia, a student of our 308th batch of financial modeling and valuations, who is also a CFA level 2 candidate, who did the training from us and he got placed and has started working in an investment banking firm. But that's not the point. The point is कि जो Gen Z है, मतलब he's a typical Gen Z, और जो Gen Z है उनका क्या thought process है, उनके क्या ambitions हैं, उनकी क्या story है. There will be a lot of people who will resonate with the story of Milind Gogia, and that's why this podcast is. Because what I find is, because of the generational change, this new Gen Z is a lot more ambitious, lot more assertive, lot more bold than people of my generation. Because जो पहले जनरेशन में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2009-10 में, तो तब से लेकर वॉल स्ट्रीट स्कूल में we've seen lot of people, lot of changes with the changing times, with the changing landscapes. So this story is about a typical Gen Z, wherein I have a lot of admiration for the people of their age, their ambitions, their thought process. And there's so much for me also to learn from them. So Milind, welcome to the podcast. Thank you so much, sir, for giving such a wonderful introduction. And a brief about myself. I have done my graduation in economics honors, and alongside that, I have done my CFA level 1, and I am currently a CFA level 2 candidate. To build my skills in financial modeling and valuations, I joined the Wall Street School for the flagship financial modeling and valuations course, and that's pretty much it about my background. बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दो, आपने +1 +2 किस डोमेन में किया था मिलिंद? सर मैंने +1 +2 कॉमर्स के डोमेन में ही किया था। सो आई वांटेड टू, मेरे को कॉमर्स की इंडस्ट्री में ही अपना फ्यूचर बनाना था। ओके, तो इस चीज की क्लैरिटी थी कि आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन में मेरा ये था, मैं इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। पर ऐसा क्या था इकोनॉमिक्स के अंदर कि मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर जाना है? सर 11th-12th में जब हम देखते थे ना इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। रियल लाइफ सिनेरियोज देखते थे कि कैसे फाइनेंस इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक्स से, कैसे वर्ल्ड चलता है इकोनॉमिक्स से, हाउ पीपल बिहेव, वो भी सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा हमारा इंट्रोड्यूस होता था। तो सर अकाउंटिंग एटसेट्रा से ज़्यादा मेरे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। ठीक है। तो इसी आई वेंट फॉर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? सर मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU से? यस सर। ओके, तो उसमें ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स किया? यस सर। सो आपके +2 में क्या परसेंटेज आया था? सर आई स्कोर्ड 93.25% इन माय क्लास 12th। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पर एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि यू गॉट अ गुड परसेंटेज, या कैसे था? यस सर, एवरीवन वाज हैप्पी एंड सर कि कोर्स भी मेरे को काफी अच्छा मिल गया था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक फ्लैगशिप कोर्स, बिकॉज़ DTU का इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज अ रेप्यूटेड, यस सर, सो एवरीवन वाज हैप्पी। बहुत अच्छे। यस ठीक है। और आपका कितना 3 इयर्स का इकोनॉमिक्स का था या 4 इयर्स का था वहाँ पे? सर मेरा 3 इयर्स का ही इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम था, जिसमें 6 सेमेस्टर्स का हमारा कोर्स था। और कैसा रहा आपका? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम DTU? सर टू बी ऑनेस्ट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत टफ कोर्स था। अच्छा। यस सर। टफ कोर्स? बहुत टफ कोर्स था सर। किस तरह से टफ था वो? सर वो बहुत ज़्यादा मैथ ओरिएंटेड कोर्स होता था। मैथ्स में हम बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बना रहे होते थे,
कोई थ्योरम्स को हमें प्रूव करना होता था, अनलाइक जो हमने 11th-12th में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस कैसे लिंक्ड होता है, ये सब चीज़ें वहाँ ना सर थोड़ी कम थी। तो इसीलिए सर इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स। सो देन आई डिसाइडेड कि अब इकोनॉमिक्स में मास्टर्स नहीं करनी एंड थोड़ा फाइनेंस डोमेन में शिफ्ट होना है। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इंटरेस्टिंग कोर्स? सर टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसमें क्या था, हम सिर्फ डेरिवेशंस ही कर रहे होते थे एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकाल रहे होते थे, जिससे सर एक क्लैरिटी मिलती नहीं थी कि हमें करना क्या है। तो उसका सोबट क्या वो समझ में नहीं आता? यस सर, उससे ज़्यादा तो सर मेरे को अपने CFA में ही इकोनॉमिक्स में पता लग गया कि कैसे लिंकेजेस होती हैं, क्या चीज़ होती हैं, क्या नहीं होता। तो क्या क्या कोर्स अभी, बिकॉज यू डन इट, यू आर आल्सो CFA लेवल 1 क्लियर्ड, तो क्या कहीं ना कहीं पर वो कोर्स आउटडेटेड है? आउटडेटेड नहीं है सर, वो उस कोर्स का नेचर ही ऐसा है। कोर्स का नेचर ही ऐसा है कि वो आपको डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज दिखाएंगे, जैसे सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ था, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हमारे, उन मॉडल्स की डेरिवेशन, इक्वेशन सॉल्विंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, पर मैं ये कहूँगा सर जैसे मेरे लिए नहीं थी वो चीज़। लाइक इफ समवन इज सिटिंग एट, कोई IBI में बैठा है और वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए वो कोर्स एकदम स्ट्रक्चर्ड और रेलेवेंट होगा। पर सर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था पॉलिसी मेकिंग में, तो सर दैट्स व्हाई आई थॉट टू शिफ्ट टू फाइनेंस। तो मतलब लगा कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर इट, इवन दो जब आप +2 के बाद थे तो आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था? यस सर। अंडरस्टूड। तो फिर उसके बाद तब जब ग्रेजुएशन हो चुका, विच ईयर डिड यू डू योर ग्रेजुएशन? सर मैं ग्रेजुएट हुआ था 2024 में। 2024 में? यस सर। 2022 में ChatGPT भी आ गया था? यस सर। ठीक है, तो जो आप इतने कॉम्प्लिकेटेड से थ्योरम्स आप बना रहे थे, जिसका आप रट्टा मारते थे, जिसके लिए आप एग्जाम्स निकालते थे, तो कहीं ना कहीं पर लग रहा था कि यार ये चीज तो सब कुछ ऑटोमेशन हो गया, तो मैं इतना क्यों इसमें माथापच्ची कर रहा हूँ, ये शायद वो ऑब्सोलीट है वो चीज। यस सर, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को लग रही थी कि मेरे साइड से कुछ क्रिएटिव चीज़ नहीं हो पाएगी, थॉट प्रोसेस मेरे साइड से कुछ यूनिक नहीं निकल के आ पाएगा, और जो जितनी भी वहाँ पे थ्योरीज वगैरह होती थी वो काफ़ी सारी असम्पशंस पे बेस्ड होती थी। तो मैं एक बहुत ही आइसोलेटेड स्पेस में उन थ्योरीज को स्टडी करता था, जबकि उल्टा होता है जब हम रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं, ये थ्योरीज ऐसी टर्न आउट नहीं करती जैसी करनी चाहिए थी। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो थोड़ा मेरे को रियल लाइफ व्यू दे कि इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, असली फाइनेंस होता क्या है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए सर मैंने फाइनेंस डोमेन में थोड़ा अपना शिफ्टिंग की। और जो आपके 3 सालों का ग्रेजुएशन था जो आपने DTU में किया था, बहुत इंटेंसिव था, हार्डकोर प्रैक्टिकल स्टडीज थी, या लगा कि यार maybe I could have done something else, maybe I could have done something better, maybe something जो शायद मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं है? सर देखो, टू बी ऑनेस्ट ग्रेजुएशन में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरे प्रोग्राम्स को देखूं, BCom या BBA, वो काफ़ी जेनरिक होते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। वेराज जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मेरा कोर्स था वो काफ़ी डिटेल्ड था। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं कौन सा कोर्स चूज करूंगा, तो सर मैं फिर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही चूज करूंगा, पर मैं उसमें मास्टर्स या एटसेट्रा नहीं करूंगा। हाँ, तो आपका स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स की तरफ था? यस, वो जो मैंने हटा दिया। नाउ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन इकोनॉमिक्स एंड नाउ आई वांट द स्ट्रॉन्गर बेस इन फाइनेंस एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन फाइनेंस ओनली। गॉट इट। तो ग्रेजुएशन में जैसे मिलिंद, अभी तक हमने देखा है काफी सारे स्टूडेंट जो वॉल स्ट्रीट स्कूल में भी आते हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, BCom कर रहे होते हैं, BBA कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे होते हैं, या BTech भी कर रहे होते हैं, वो साथ में CFA भी शुरू करते हैं, या ACCA भी शुरू करते हैं, या FRM शुरू करते हैं। तो आपने उस टाइम पर कुछ नहीं सोचा कि यार मुझे भी शायद ये वाली चीज शुरू कर देनी चाहिए? सर मैंने यही सोचा था कि जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था, अराउंड 4th सेमेस्टर में, तो सर मेरे को लगा कि मेरे को इसमें फ्यूचर नहीं बनाना अपना, और थोड़ा फाइनेंस साइड में जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप पॉलिसी मेकिंग में चले जाओगे, इकोनॉमिस्ट बन जाओगे, इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले नहीं होते हैं। तो सर मैंने सोचा फिर कि CFA का देखते हैं। तो CFA का एकदम से कैसे थॉट प्रोसेस है कि क्या वो फ्रेंड्स से पता चला या रिसर्च किया? हाँ सर, वो उसका सर एक बैकग्राउंड है। सर पहले तो मैंने रिसर्च ही किया था कि CFA कोर्स कैसा होता है, क्या क्या कोर्स एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर। देन मेरे को मैंने अपने किसी फ्रेंड से पता किया कि जो CFA लेवल 2 दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यस,
आपकी प्रोफाइल के लिए ये काफ़ी अच्छा कोर्स है एंड यू शुड गो फॉर इट। एंड सर मज़े की बात ये है सर कि दैट वाज द सेम पर्सन जिन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने आपके यहाँ से फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया था और मेरे को वहीं से पता लगा था कि वॉल स्ट्रीट स्कूल वॉल स्ट्रीट स्कूल फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, फ्रॉम द सेम पर्सन। एक्सीलेंट, नाइस। तो फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर सीएफए की तैयारी की? सर मैं अपने लास्ट ईयर में प्रिपेयर कर रहा था एंड सर मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया था और मैं पास हो गया था। लास्ट सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन? या ठीक है। सो बिफोर ग्रेजुएटिंग आई वाज सीएफए ऑलरेडी सीएफए लेवल 1 क्लियर्ड कैंडिडेट। यस सर। बहुत अच्छे। सो अब तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे आपके जो से जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो अब तो जिन्होंने आगे इकोनॉमिक्स फील्ड में गए हैं तो उनका प्लेसमेंट किस किस तरह के डोमेन्स में हुआ है? सर जनरली पॉलिसी मेकिंग में इंटर्नशिप्स एटसेट्रा करने जा रहे हैं एंड मास्टर कार्ड थोड़ी 1-2 पोजीशंस के लिए उठाती हैं, उनका इकोनॉमिस्ट प्रोफाइल में उठाती हैं एंड जनरली सर यही इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और क्या नॉर्मली क्या पैकेज लगता है आफ्टर इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम से डीटीयू या अदरवाइज? सर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट? एज अ ग्रेजुएट सर नॉर्मली होता है सर, जैसे इंडस्ट्री वाइड बीबीए बीकॉम का होता है। दिस वाज अ शॉकर फॉर मी। कितना होता है मतलब अगर? सर वही अराउंड 5-6 लाख रुपीस, 5 और 6 के बीच में होता है एज अ ग्रेजुएट। यस सर। इफ यू आर इन इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम अ डीटीयू और अ वेरी सिमिलर कॉलेज लाइक दिस। यस सर। ठीक है। सो टीयर 1 कॉलेजेस डीयू के उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, एसआरसीसी वगैरह उसमें डिफरेंट होता है। देयर दे कैन गो टू 10 to 12 lakhs। अच्छा, 10-12 के बीच में जाता है जो ग्रेजुएट लेवल पे इकोनॉमिक्स में होता है। हाँ, पर वो सर टीयर 1 कॉलेजेस के होते हैं, डीयू के जो होते हैं। ठीक है। यस। पर आप रेगुलरली कॉलेज जाते थे? सर देखो स्टार्टिंग में तो मैं जाता था, बाद में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, तो सर मैं यही करता था, सीएफए वगैरह की अपनी स्टडी करता था और कॉलेज थोड़ा कम जाता था। अच्छा, तो सीएफए की तैयारी आप घर पे बैठ के करते थे? हाँ, वो कॉलेज के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ता था क्योंकि सर इसके जो एग्जाम्स होते थे ये बहुत ज़्यादा पेप मांगते थे। हाँ बिल्कुल यार, देखो सीएफए लेवल 1 एक प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ। वो कहीं पर भी आपके ग्रेजुएशन के साथ मैच नहीं करता। हाँ। एंड वो एक उसके लिए एक अलग साधना चाहिए, एक अलग डिसिप्लिन चाहिए, राइट? और तभी आप वो निकाल पाते हैं। यस सर। फिर जब लेवल 1 हो गया, ग्रेजुएशन आपका हो गया था, उसके बाद आपको क्या फीलिंग हुई कि अब मैं घर अब पहले तो स्कूल था, उसके बाद कॉलेज हुआ, अब कॉलेज के बाद तो अब व्हाट नेक्स्ट में क्या था? सर देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि सर देखो मेरे को जॉब करनी नहीं थी तब, तो या था। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरे फादर का बिजनेस है। कहाँ पे? चांदनी चौक में। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कपड़ों का काम है। तो सर एक ऑप्शन ये था कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है कि नहीं, क्योंकि सर अब एज आ गई थी। सर दूसरा ऑप्शन था कि यही सीएफए कंटिन्यू करना है, पर सर एक थॉट ये भी था कि सीएफए सिर्फ घर पे बैठे बैठे नहीं करना चाहिए, जॉब के साथ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर तीसरा थॉट ये था कि एमबीए करनी चाहिए क्योंकि एमबीए के बाद सही पैकेज लगेगा और एक बार पहले सही पैकेज पे बैठते हैं फिर सीएफए करेंगे एंड अपना जॉब भी करते रहेंगे। अच्छा, तो घर से प्रेशर नहीं था कि पापा ने नहीं बोला कि चलो मेरे साथ मेरे काम में हेल्प करो? नहीं सर, वो पापा ने मेरे को थोड़ा डिस्करेज ही किया। अच्छा। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड थोड़ा वहाँ पे आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके आप डिफरेंशिएट हो पाओगे। हाँ बिल्कुल मिलन, और मैं कहीं ना कहीं पर एग्री करता हूँ कि अगर आपका अच्छा बिजनेस भी है और नहीं भी अच्छा, मतलब ईदर वेज, अगर आपको अल्टीमेटली अगर आपको अपने बिजनेस में भी वापस जाना है या अपना बिजनेस भी शुरू करना है, it is always important that you work somewhere, get an outside in perspective to see how the world has evolved, yes, how the things work professionally, और शायद वही चीज को आप रेप्लिकेट करो अपने बिजनेस के अंदर। यस सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर। जैसे मैंने सर आपके यहाँ सिक्योरिटी एनालिसिस में ही सीखा कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल की वजह से एक कंपनी या तो स्टार बन सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है विद इन द सेम इंडस्ट्री। एंड सर दिस इज 100% ट्रू, मैंने खुद देखा है वहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर। यस सर। कि वर्किंग कैपिटल का कितना ज्यादा जरूरत है सर? 1000%। सारा चलता है उसी के बेसिस पे। यस सर, वही न्यूक्लियस है। यस सर, क्योंकि सर देखो जिनका भी होलसेल में काम होता है उनके वही अकाउंट्स पेबल डेज और अकाउंट्स रिसीवेबल डेज, इनमें क्रैश आ जाता है और बीच में दुकानदार फंस जाते हैं एंड क्लोज, वहाँ से सारी दिक्कत आ जाती है। तो ये सर बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सर अगर आपको एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस, ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे फादर ने कहा था कि आप पहले जॉब में जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस देखो, जब आप पे एक सॉफ्ट कुशनिंग हो जाए
कि हाँ अगर यहाँ काम नहीं हो पाए बिजनेस में तो मैं वापस वहाँ जा सकूँ। अनलाइक कि मैं सीधा ग्रेजुएशन के बाद ही आ गया एंड देन आई एम गोइंग फॉर जॉब आफ्टर 6-7 ईयर्स, देन वो मेरे को कंसिडर नहीं करते। सो माई फर्स्ट मोटिव वॉज टू गेट अ जॉब नाउ। अंडरस्टूड। यस सर। तो फिर जॉब का क्या डिलेमा नहीं हुआ कि यार मैं जॉब शुरू कैसे करूं, या अब तो मैं CFA लेवल 1 भी हो गया है? यस सर, काफ़ी डिलेमा था क्योंकि सर टू बी ऑनेस्ट CFA लेवल 1 में सैचुरेशन बहुत आ चुका है। सैचुरेशन कैसे आ चुका? सर मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इंडिया में CFA लेवल 1 कर चुके हैं और सर मेरे पे ना एक डिफरेंशिएट करने वाली कोई चीज़ थी नहीं। मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स को भी इतनी वैल्यू मिल नहीं रही थी मार्केट में, तो मेरे को जॉब ढूंढने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए सर मैं फिर आपके पास आया, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस का मैंने सीखा सर, एंड सर मेरा विद इन 5 डेज में प्लेसमेंट भी हो गई। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम विद इन 5 डेज आपका? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपना इंटरव्यू प्रोसेस सारा निकाला? यस सर, क्योंकि सर मेरा हमेशा से ये था, मेरे टेक्निकल्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे, पर जो मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स थी वो मेरी जीरो थी लगभग। क्योंकि मेरे को ये लगता था सर कि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, मैंने CFA किया है, तो मैं ये भी कर दूंगा। इसीलिए सर मैंने आपका कोर्स भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया और पहले अवॉइड किया कि कोई नहीं मैं खुद कर लूँगा। फिर सर जब बाद में पता लगा कि कंपनीज़ की ये रिक्वायरमेंट है, कंपनीज़ ये स्किल्स चाहती हैं, तब मैं सर आपके पास आया एंड सर इट वाज अ डे एंड नाइट डिफरेंस। इतना ज़्यादा फर्क है प्रैक्टिकल चीज़ों में और थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ा हुआ है? बहुत फ़र्क है सर। सर प्रैक्टिकल में अब फाइनली मैं उन चीज़ों को होता हुआ देखा था एंड आई हैड नो आइडिया कि ये मैं कैसे करता अगर मैं सेल्फ स्टडी करता। इसलिए सर मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी डिटेल में मेरे को जानने को मिला एंड द कोर्स वाज एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड एंड सेल्फ स्टडी से सर ये नहीं हो पाता, ये यूट्यूब वीडियोस देख के भी नहीं हो पाता। क्योंकि सर यही होता है यूट्यूब वीडियोस में, वो मॉडल बना देते कि हमने ये बैलेंस शीट से उठाया, अब आपने बैलेंस शीट से क्यों उठाया या यही अमाउंट क्यों उठाया, आपने ये लाइन आइटम्स क्यों ऐड की। सर ये सब डिटेल में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लाइन आइटम की वजह से आपकी वैल्यूएशन चेंज हो सकती है। Correct. आपका पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। तो सर आई थिंक एक डिटेल्ड कोर्स में एनरोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड थोड़ा अपने ईगो ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे को आ जाएगा, वैसी चीज़ नहीं है। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना CFA का तैयारी कैसे कर रहे थे? बिकॉज वो बड़ा एक तो डिफिकल्ट कोर्स है, प्लस प्रोफेशनल कोर्स है, प्लस उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन के, और वो डर भी होता है कि यार पापा से पैसे भी लिए हैं कि मुझे निकालना नहीं हुआ तो बहुत, एक तो पैसे खराब होंगे और दूसरा मुझे डायरेक्शनलेस भी हो जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। सर तो बहुत ही इंटेंसिव टाइम था सर, क्योंकि जो मेरा CFA का एग्जाम था ना वो मेरे मिड टर्म्स के साथ ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था। अच्छा ठीक है। तो सर मेरे मिड टर्म शायद से 2-3 दिन बाद ही थे और वो कंसेक्यूटिव डेज पे होते थे, लाइक 7 दिन में 7 एग्जाम। तो सर वो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी थी और सर CFA का भी करना था। तो सर मेरा यही था सर, मैंने अपने थोड़े स्लीपिंग आवर्स कट किए थे। ओके। कॉलेज जाना मैंने थोड़ा कट किया था, जो अनइम्पोर्टेंट क्लासेस थी। तो अटेंडेंस का इशू नहीं होता था कॉलेज में? सर वो मैनेज हो जाता था, वो थोड़ा मैनेज करते थे। और सर जैसे थोड़ी अनइम्पोर्टेंट क्लासेस होती थी, जो टीचर्स थोड़े लीनियंट होते थे, अटेंडेंस कर देते थे, उनकी सर मैंने क्लासेस मिस करी। अच्छा। कि जैसे तैसे CFA हो, क्योंकि सर काफी इंटेंसिव कोर्स था, काफी डिटेलिंग रिक्वायर्ड थी उसमें एंड सर एक्यूरेसी भी काफी चाहिए होती है टू क्लियर दैट। तो सर इसलिए मेरे को थोड़ा यही करना पड़ा अपने। What was your typical routine? Say 21 days before your CFA exam, what was your routine? सर मैं लगभग 5:30 उठ जाता था मॉर्निंग में। हाँ। ओके। सर 6 बजे मैं पढ़ने बैठता था। ओके। एंड लगभग 9 बजे तक मैं पढ़ता था। ओके। सर फिर अपना कॉलेज चला जाता था 10 बजे के आसपास एंड सर वहाँ पे टिपिकली मैं 2 बजे तक ही रहता था कॉलेज में। हाँ। 10 to 2। हाँ ठीक है। आगे सर कभी अगर 2 घंटे बाद एक क्लास हुई तो वो मिस करता था मैं। ठीक है। तो सर वहाँ से वापस आता था एंड लगभग मैं अराउंड 4 से 7:30 बजे तक मैं एक और स्टडी सेशन करता था। अच्छा। उसके बाद सर खाना वाना खाता था एंड सर 9 से 11:30 बजे तक मैं फिर से वो करता था। तो टिपिकली आप 8 से 10 घंटे अलोंग विद योर कॉलेज आप CFA की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, वो एंड में तो रिक्वायर्ड होता ही है, क्योंकि सर CFA में यही है, आपको लास्ट में पढ़ना ही पड़ेगा। वो चीज़ मैटर करती है आपने पीछे कितना पढ़ा है,
पर सर उन चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है। तो मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने? सर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे अराउंड 4 मॉक टेस्ट दिए थे सर मैंने। अच्छा। 2 CFA इंस्टीट्यूट के थे, 2 मैंने बाहर से लिए थे। अंडरस्टूड। तो जब CFA की तैयारी कर रहे थे, बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम्स, वर यू कॉन्फिडेंट कि यार मेरी तैयारी अच्छी है, मैं निकाल दूंगा? सर देखो थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि सर फर्स्ट टाइम था, लाइफ का पहला प्रोफेशनल एग्जाम था, और सर पहला इंटरनेशनल एग्जाम भी था। हाँ। उससे पहले सर सारे इस कंट्री के एग्जाम थे, तो सर थोड़ा डर था मेरे को। एंड सर पेपर भी जो था उनका वो काफी डिफिकल्ट आया था। अच्छा। इट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड। ओके। तो मैं घर आके जब रेडिट के रिव्यूज भी पढ़ रहा था तो सर सब कह रहे थे कि काफी डिफिकल्ट एग्जाम है। ओके। तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन ना वहां से थोड़ी सी डगमगा गई थी। पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पेपर देने के बाद कि शायद निकालूंगा या नहीं निकालूंगा, पता नहीं। सर मेरे को ये था 60-70% हो जाएगा, हाँ। पर 30% लग रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं ये गलती ना हो जाए, बिकॉज ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ गए थे। तो सर जब रिजल्ट्स आया तो आई वाज वे अबव द मिनिमम पासिंग स्कोर। बहुत बढ़िया। तो वो हो गया था। So everybody was happy in your family? यस सर। हाँ, कि चलो एक प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली तुम्हारी फैमिली में किसी ने प्रोफेशनली इतना आगे परस्यू नहीं किया जिससे तुम कर रहे हो। नो सर, आई एम द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सो हाउ अबाउट योर पेरेंट्स? पेरेंट्स सर काफी खुश थे। ओके। पापा ने कह दिया था कि एंजॉय फॉर 10 days। अच्छा। एंड लेवल 2 में लग जा भाई। अपने कॉलेज के एग्जाम्स तो दे ही दे, उसमें लग जा। अच्छा, तो साथ के साथ तुमने लेवल 2 की भी तैयारी की? यस सर, पहले मैंने अपने एंड टर्म एग्जाम दिए एंड मैंने फिर स्टार्ट किया, साथ के साथ लेवल 2 की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो मिलिंद मुझे आपसे ये पूछना है, ये वाला जो फेज होता है ना, ग्रेजुएशन कर लिया, अब ना स्कूल जाना है ना कॉलेज जाना है, तो एकदम से तुम दुनिया में ओपन हो गए। ठीक है, CFA लेवल 1 का भी रिजल्ट आना है, ठीक है, और लेवल 2 की मतलब अभी पता नहीं है। अब CFA में आपने बोला कि अब लेवल 1 में तो एटलीस्ट भीड़ चाल हो चुकी है क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो वो वाला फेज कि यार अब मेरे फ्रेंड्स जो है वो कमाने लग गए, लेकिन मैंने तो अभी कमाया भी नहीं, अब मैं पापा से कैसे पैसे मांगू? तो क्या मैं शॉप पे चले जाऊं फिर मैं बोलूं कि यार मुझे भी कुछ अर्न करना है, क्योंकि वो फीलिंग होती है ना कि मैं कब तक मैं डिपेंडेंट रहूंगा अपने पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन वो सब छोड़ के अपने घर में बैठ के कंसंट्रेशन के साथ करना, वो एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं थी? यस सर, काफी अनकंफर्टेबल था सर वो, क्योंकि जब कॉलेज जाते थे तो फ्रेंड्स वगैरह भी होते थे, थोड़ी उनसे बातें होती रहती थी। अब सर मैं एकदम आइसोलेटेड टाइप सा ही हो गया था, तो सर वो काफी टफ भी होता है। और सर मैं थोड़ा सजेस्ट भी नहीं करूंगा उस चीज को करना। मैं सर कहूंगा कि कोई जॉब तो पकड़ ही लेनी चाहिए CFA स्टडीज के साथ, एंड CFA आइसोलेशन में करने का उतना फायदा है नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है मिलिंद, एंड आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल द व्यूअर्स आल्सो। कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी करके CFA किया बिकॉज हम पूरी तरह से घर में बैठ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपका जो ग्रोथ है, जो आपका सबकॉन्शियसली जो आपकी जो पर्सनैलिटी इवॉल्वमेंट होती है वो रह जाती है, वो थम जाती है, क्योंकि आपका फोकस टोटली उसके ऊपर होता है कि मुझे अपना एग्जाम निकालना है, वो उसका प्रेशर ऑफ एग्जाम होता है, राइट? और कहीं ना कहीं पर आप अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है? तो मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसके ऊपर, एंड आई थिंक मिलिंद कैन वाउच फॉर इट, कि घर पे बैठकर CFA की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। वंस यू आर अ ग्रेजुएट, you should start working simultaneously, study for all the professional courses like a CFA या for that matter any other course, if you agree here। 100% सर। एंड सर मेरा थोड़ा यही रिग्रेट है कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में काफी थोड़ा लेट आया, और CFA के साथ साथ, although I am candidate right now, पर मैं थोड़ा चाहता था कि मैं पहले सीख जाता ये काम। क्योंकि सर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, लाइक मैं जब अपने लेवल 2 के लिए पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर आता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो सर जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था ना, मैंने लगभग अपने नोट्स फेंक दिए थे। क्यों? मेरे को इतना गुस्सा आता था कि ये कहाँ यूज होगा। वो इतना सर थोड़ा टफ टॉपिक था। तो सर जब मैं यहाँ आया तो हम ट्रेडिंग कॉम्स पढ़ रहे थे, आनंद सर हमें पढ़ा रहे थे, तो वहां पे था डेट लाइक आइटम्स। तो सर वहां पे हमने देखा, एंड सर वहां पूरा चैप्टर हमें वही सेम पढ़ाया गया, एंड सर वहां से मेरे को पता लगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, RSUs, इससे डाइल्यूटेड शेयर्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सर डाइल्यूटेड शेयर से पूरी वैल्यूएशन ही आपकी चेंज हो जाएगी। ये चीज मेरे को CFA में नहीं पता थी इतनी, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने देख नहीं पा रहा था। वहां सब थ्योरी थी। आई वाज वंडरिंग कि ये छोटी सी चीज होती है, ये कहाँ यूज होगी, पर सर यूज काफी था।
एंड सर जैसे इक्विटी में भी हमारे काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एंड थोड़े और डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो सर मैं यही सोचता था कि क्या टर्मिनल वैल्यू से निकालते भी होंगे इंडस्ट्री में या कोई और चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर सर जब हम यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो पढ़ रहे थे तब सर सारा CFA वही चल रहा था। FCFF को हम ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड अपना R-G से डिवाइड करते हैं, जिससे सर हमारी टर्मिनल वैल्यू आती है एंड उसको डिस्काउंट बैक करते हैं। तो सर उससे मेरे को एक कंफर्मेशन मिली कि अच्छा ऐसे होती है वैल्यूएशन, क्योंकि वहां सिर्फ पेपर पे पढ़ा था कि ऐसे होती होगी। यहाँ पे आगे सर पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, रेलेवेंट है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ काफ़ी फर्क पड़ता है सर। इसी से मैं सजेस्ट करूँगा या तो पहले तो सर किसी फाइनेंशियल मॉडलिंग या वैल्यूएशन सीखनी चाहिए एंड सेकंड सर कोर फाइनेंस में काम भी करना चाहिए अलॉन्ग विद योर CFA। बहुत बढ़िया। तभी सर पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे, वरना आप CFA बन जाओगे बट आप में वो स्किल्स नहीं आ पाएंगी, आप वो काम नहीं सीख पाओगे। ये चीज़ होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब I really admire the level of clarity that you have, Milind, at this age on itself. और मुझे ये पता है कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं विद और अभी नहीं है बिकॉज आई एम टेकिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई हैव टू से गुड थिंग्स अबाउट यू, लेकिन जो जब क्लैरिटी होती है तो तभी आप उस चीज को मैनिफेस्ट करते हो, तभी उस चीज की तरफ वर्क अराउंड भी करते हैं। ठीक है, आगे का क्या प्लान है सर? अब यही है मेरे आगे के प्लान सर। अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग में मेरी जॉब है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है एंड सर CFA करना है अलॉन्ग विद, एंड सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ट्रांजिशन करना है, थोड़ा को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोफाइल में उस तरह से काम करना। यस सर। तो पापा की तरफ से फुल लाइसेंस है कि जा तू अपनी जिंदगी जी ले और मुझे ज्वाइन करना होगा, ठीक है, नहीं करना होगा तो भी? हाँ सर, फुल फ्रीडम है एटलीस्ट 30 तक। अच्छा 30 तक, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे। हाँ देखेंगे तब क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मिलिंद, इफ आई गो बैक टू से 4 years back when you were say +2 pass out, yes, anything you would want to say to the Milind of 2021 कि मैं यहाँ पर हूँ 2021 में, ये चीज मैंने गलती की और ये चीज मुझे इस तरह से करनी चाहिए थी? सर पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे को फाइनेंस थोड़ा स्टार्टिंग से ही एक्सप्लोर करना चाहिए था। मैंने वो सेकेंड ईयर के एंड में किया, वो थोड़ी गलती हो गई मेरे से। दूसरी चीज ये थी सर, इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को ये कोर्स करना चाहिए था। अच्छा। या ये स्किल सीखनी चाहिए थी क्योंकि सर जॉब में यही काम आती है। एंड तीसरी चीज ये है सर कि CFA भी मैं सोचता हूँ थोड़ा और पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, जिससे मैं लेवल 2 कॉलेज में ही दे देता। अच्छा, तो अगर लेवल 2 कॉलेज में हो जाता तो एक अलग वो हो जाता। हाँ सर, वो थोड़ा प्रेशर भी कम होता क्योंकि जॉब के साथ फिर कम मैनेज करना पड़ता। बिल्कुल लेवल 2। बिल्कुल ठीक है। बाकी सर ज्यादा चीजें चेंज नहीं करूंगा, बस यही वो करूंगा कि थ्योरी पे भी फोकस होना चाहिए बट प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑफन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। और काफी सारे, मतलब एक और क्वेश्चन, जैसे आपने रेगुलर कॉलेज किया है ऑफ कोर्स अलोंग विद योर CFA, काफी लोग SOL से करते हैं ग्रेजुएशन, तो बिकॉज उनको अलग अलग कोर्सेज करने होते हैं, तो कॉलेज लाइफ में जो अपब्रिंगिंग होती है या स्टडी होती है, क्या वो डिफरेंट है SOL से? सर दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। अगर कॉलेज Tier 1 का कॉलेज है तब तो आप भले CFA भी मत करो। अच्छा। आपको पहले अपने कॉलेज में जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर होता है। मेरा सर ये था कि मेरा एकदम Tier 1 में कॉलेज नहीं था, मैं SRCC का नहीं था, मैं थोड़ा वो था, तो सर एक्सपोजर हमें थोड़ा सा कम था गुड एक्सपोजर था, इसीलिए सर मैंने रॉन्ग साइड वो कोर्सेज किए। कोई सर अगर SOL के साथ है तो सर उसको सिर्फ कोर्सेज पे फोकस करना चाहिए। बट अगर कोई कॉलेज लाइफ में एंड वो उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए देन मैं तो सर सजेस्ट करूँगा कि पहले कॉलेज लाइफ अच्छे से जियो अपनी, वहाँ काम करो, वहाँ सीखो, वहाँ अपने प्लेसमेंट सेल्स में अपनी नेटवर्किंग करो, टीचर से अच्छी बना के रखो एंड क्विजेज में जाओ, वहाँ जितने भी केस स्टडी वाले कॉम्पिटिशन होते हैं वो सब करो, क्योंकि सर कॉलेज से ही काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है वहाँ जो Tier 1 कॉलेजेस होते हैं एंड उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलिंद, great to connect with you, first as a student and now as as somebody who is starting his professional career. Anything you would like to say about the support that you got from your parents for your journey so far?
आई एम 100% थैंकफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने एक्सट्रीम सपोर्ट दिखाया. उन्होंने कभी कोई चीज़ के लिए मेरे को मना नहीं किया. मेरे पापा ने ही मेरे को पुश किया था कि भाई अब तो तू ये कोर्स कर ले. बिकॉज मेरा वही था, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं सीख जाऊंगा. तो उन्होंने ही मेरे को पुश किया, उन्होंने ही पैसे दिए, उन्होंने ही CFA की फीस दी. तो सपोर्ट साइड मेरे को फुल था, कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब पकड़ो. उन्होंने कहा था पहले पढ़ ले तू, तेरे को जॉब करनी हो कर लियो तू. अच्छा. हाँ सर. तो काफ़ी सपोर्ट था, कोई मेरे को बिजनेस ज्वाइन करने का प्रेशर नहीं था. तो इसी सर मैं लर्निंग भी फिर अपनी अच्छे से कर पाया. बहुत अच्छा. Yes. और क्योंकि एक बार एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होता है ना कि भाई तू जी ले अपनी जिंदगी, तुझे जो करना कर, एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट. यस सर. बिकॉज मेरे को सर क्या था, कॉलेज के बाद कुछ 2-3 कंपनीज से ऑफर भी आए थे. बट सर वो ऑफर्स ऐसे थे कि सर वो प्रोफाइल में कोई ग्रोथ ना होती. तो सर मेरे पापा ने सीधा कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है अभी जॉब करने की, अगर ऐसी जॉब करनी है तो इनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दो. तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को अभी जॉब पकड़नी है, गैप ईयर आ जाएगा या फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था. बहुत बढ़िया. ग्रेट. एंड दैट इज व्हाट इट इज. इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, राइट? हम तो सारे फोरग्राउंड में होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में काफी सारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारी ऑनेस्टी होती है, सिंसियरिटी होती है, एंड एक कंफर्ट और क्वेश्चन होता है कि तू जी ले अपनी जिंदगी में, पीछे बैठा हो तेरे लिए. यस सर. ठीक है. बहुत अच्छा मिलन. You have makings of a very good career. Great to connect with you again, and I see you growing super high in your life. Right, so wishing you all the best. Thank and you, it was, I hopefully also a learning for a lot of millions, who will be able to connect with your story the way you have just seen it. मैं पूरी वॉल स्ट्रीट टीम को थैंक करना चाहूँगा, हिमांशु सर को, आनंद सर को, मनोज सर को, नवनीत सर को. उन्होंने काफ़ी हमारे डाउट्स क्लियर किए, एंड जब भी हम पूछते थे हम आगे बढ़ने नहीं देते थे टीचर्स को, एंड हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है. प्लेसमेंट्स के लिए भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला. तो सर आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर दिस थिंग. Sure. Thank you. Thank you so much. Great. Thank you.